सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इस पूरे पार्ट में अपन अपना जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का जो पार्ट रिमेनिंग रह गया था, जो मेनली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो लेक्चर नंबर 3 था, वो लास्ट में कट आउट हो गया था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से वापस अपन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर आज का ये वीडियो लास्ट रहेगा अप्रोक्स 10 to 15 मिनट्स का। उसके अंदर आपका पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दूंगा कि मेन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इसके बाद में अपन जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, जो 1950 to 1990 वाला सेकंड पार्ट है, वो स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद में अपन वन शॉट वीडियो की सीरीज भी लेके आएंगे, जिसमें एक ही वीडियो में फिर अप्रोक्स 20 to 30 मिनट्स की वीडियो के अंदर अपन अपना जितना भी कंसेप्ट है पूरा वन शॉट वीडियो देखेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है दोनों दोस्तों? तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, जिससे कि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने इस प्लेटफॉर्म से उनको बेनिफिट मिल सके। चलेगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों जब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, इसका मतलब होता है कि ऐसे जो भी लोग हैं, जो भी वर्कर, जो भी मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है, वो कौन कौन से सेक्टर में एंगेज, यानी कि क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, है ना। तो दोस्तों बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। तो जब बात करते हैं डेफिनेशन की, तो ध्यान रखना कि ऐसे कितने पर्सन है जो अलग अलग सेक्टर्स में मतलब काम कर रहे हैं ना, वर्क फोर्स है। तो इसकी एक अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं, जिसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पर्सन। क्या होता है? इट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पर्सन अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो जो देखिएगा इसकी डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस कम रहता है, बट तो भी चीज़ें आपके कोर्स में करिकुलम में ऐड है तो आपको अच्छे से करके चलना। तो इट रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पर्सन अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द सेक्टर्स, यानी कि जो पर्सन है अलग अलग सेक्टर्स में, यानी कि कौन किस सेक्टर में एंगेज्ड है, उसको इन जनरली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, इट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ठीक है, कौन किस सेक्टर में एंगेज्ड है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे ऐसे पीपल होंगे, पर्सन होंगे जो प्राइमरी सेक्टर्स में एंगेज होंगे, यानी कि जो एग्रीकल्चर के बेस पे होंगे। खुद आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की थी जो आपका एग्रीकल्चर पर थी। ठीक है, कुछ वर्क फोर्स आपका कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में थे, और कुछ टर्सरी सेक्टर्स में। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस टाइप से डिवाइड किया गया। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया शो लिटिल बिट साइन ऑफ चेंज, यानी कि जब कॉलोनियल पीरियड था तब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कोई इतना बड़ा चेंजेस अपने को दिखने को नहीं मिला था, है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं द स्टेट ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी समराइज एज अंडर। अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे अपन कि सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें गवर्न करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस होता है उसको प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोला जाता है। तो आपको पता है कि जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी, और कह सकते हैं कि मेन वर्कफोर्स था, वो 75% था, यानी कि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्किंग फोर्स, approximately 75%, 3/4. The manufacturing and the service sector accumulated the remaining 25%, यानी कि 75 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आपका प्राइमरी सेक्टर पर बेस था। लेकिन जब बात करें सर रिमेनिंग की, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर पर बेस था। ये डेटा दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आता है कि कितना पोर्शन आपका एग्रीकल्चर पर बेस था, या फिर कह सकते हैं कि प्राइमरी पर बेस था, वो था 75%, एंड द रिमेनिंग यानी कि 100 माइनस 75 करेंगे तो कितना बचेगा, जो भी आपका पोर्शन बचता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर के ऊपर बेस था। अब यहाँ पर आपको अलग से कोई डिवाइड करके नहीं दे रखा है कि मैन्युफैक्चर पे इतना पर्टिकुलर था और सर्विस सेक्टर पर इतना पर्टिकुलर था। तो मेन यहाँ पर आपको जो याद रखना है, जो नोट डाउन करना है, वो मेन पॉइंट ये है कि 75
परसेंट आपका किस पे था, प्राइमरी सेक्टर पर। फिर देखा रीजनल वेरिएशन, अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। अब कुछ स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल witnessed a decline in the independent the workforce of agriculture sector in the manufacturing service sector। ठीक है, ये कुछ अपने स्टेट्स थे जो अलग अलग जगह पर काम करने के लिए वो मतलब थे। तो जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल इनकी बात करें तो ये मेनली जो रहता था वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर पर बेस्ड रहता था। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा वर्कफोर्स किस पे बेस्ड थी, वो थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। लेकिन जैसे कि अपन बात करें कुछ पोर्शन की, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, ये इनका मेन जो फोर्स था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर कह सकते कि प्राइमरी सेक्टर। इतना ही आपको पता होना चाहिए किसमें, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बाकी नहीं पूछा जाता है, बट अगर आ जाए तो आपको ये 2 to 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, देन आफ्टर जो 2 पॉइंट है मेन, प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन है वो प्राइमरी पर रहती है, और रिमेनिंग कहाँ रहती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर पे। नेक्स्ट जो रीजनल वेरिएशन है कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल है, जो आपका जो यहाँ का जो वर्कफोर्स रहता है मेनली वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर पर रहता था, और जो आपका राजस्थान है, पंजाब है, उड़ीसा है, इनका कहाँ रहता था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है दोस्तों कौन सा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस आपका चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सर ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया इंडिया के लिए, क्या 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 चीज़ें बनवाई कि नहीं बनवाई, क्या इंडिया को बेनिफिट मिला या नहीं मिला, ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखना है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन अच्छा आता है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा वापस इंपॉर्टेंट रहता है एज कम्पेयर टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो आप अच्छे से नोट डाउन करना जहाँ से क्वेश्चन आता है। और अपन थोड़े टाइम बाद में कुछ पोर्शन आपका इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए अपन देखेंगे कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आपको पूछे गए। अगर आपको अभी अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो, तो जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर गिवन है वहाँ से आप हमसे फ्रीली कनेक्ट हो सकते हो विदाउट एनी चार्ज। जो भी मटेरियल है वो आपको वी विल प्रोवाइड। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं इंडस्ट्रियल की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। आपको पता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, तो बहुत ही ज़्यादा खराब था, स्टेगनेंट था, वेरी पुअर था। ठीक है, सम एफर्ट्स वर मेड बट द मेन एम मोटिव बिहाइंड सच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वाज टू सर्व द वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। यानी कि कुछ चीज़ें लॉन्च की थी, इस्टेब्लिशमेंट किया था किसने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, बट उसके बावजूद भी उनका मेन इंटेंशन क्या था कि उसमें भी इंटरेस्ट किसका दिख रहा था, उनका मेन इंटरेस्ट क्या था कि कहीं ना कहीं कॉलोनियल गवर्नमेंट को बेनिफिट मिले, इसलिए वो उनके खुद के फायदे के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने लॉन्च की थी और इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, रोड्स। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिशमेंट मच ऑन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ द फंड्स। इतना पैसा नहीं था, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। कहाँ पर, रोड्स पर। द रोड्स वर बिल्ड primarily served the interest of the mobilizing the army and the shifted the raw material। जो मेन फोकस था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है कि सर जो रोड बनाई गई थी, रोड में, ठीक है, वो किसके लिए बनाई गई थी, तो प्राइमरी मोटिव ये था उनका कि जो आर्मी का है, एक जगह से दूसरी जगह आर्मी को जाना पड़ता है, तो उसके लिए उनको ईजी हो, कोई दिक्कत नहीं हो, टाइम पर जहाँ पर उनको पहुँचना है, जहाँ पर वॉर है हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है, जिससे कि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, टाइम कंज्यूम हो, उसकी वो एक मेन बेस था रोड बनाने का, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और सेकंड मोटिव ये था कि सर जो रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करना, एक्सपोर्ट करना, कहाँ पर, ब्रिटिश, तो उसके लिए रोड की रिक्वायरमेंट थी उनको, तो इसलिए उन्होंने रोड बनाई थी। कोई अच्छी रोड्स नहीं बनाई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ द फंड, उनको स्कैरसिटी ऑफ था, किसका, स्कैरसिटी ऑफ फंड्स, यानी कि फंड की रिक्वायरमेंट कम थी, बट जैसे भी बने, बट उसमें भी उनका देयर ओन इंटरेस्ट था। क्या इंटरेस्ट था आपको समझ में आया, मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी एंड शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल्स। ठीक है,
There always remained a shortage of all the weather roads to reach out the rural areas. People living in these areas suffered the ड्यूरिंग द नेचुरल क्लाइमेटिस, यानी कि वो रोड्स इतनी मतलब ख़राब थी, कह सकते हैं कि जब नेचुरल क्लाइमेटिस आती थी, ठीक है, रेन वेन होता था, बारिश वारिश होती थी, तब वो टूट जाती थी, ठीक है। तो जो कह सकते हैं जो जनरल पब्लिक थी वो एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी नहीं कर पाती थी। तो मेन पॉइंट जो इसका है रोड का वो ये वाला फर्स्ट पॉइंट था कि सर जो मेन इंटेंशन था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो ये था कि मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी, यानी कि आर्मी का मोबिलाइजेशन करना एक जगह से दूसरी जगह के लिए, और सेकंड रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर इंडिया के लिए सबसे बेस्ट चीज़ अगर किसने ब्रिटिशर्स ने दी थी तो वो थी आपका रेलवेज ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये कह सकते हैं कि एक गुड थिंग थी किसके लिए, इंडिया के लिए, कि उनको एक रेलवेज का प्लेटफॉर्म मिला। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवेज इन इंडिया इन 1880। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का, वो एक था, वो था रेलवेज ऑफ द इंडिया। रेलवेज ऑफ इंडिया कब आया? 1880। दोस्तों एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपका एनसीईआरटी है या फिर जो भी रेफरेंस बुक है उसके पीछे भी यहाँ से आपको डायरेक्ट एमसीक्यू गिवन है, मिल जाएंगे कि रेलवेज ऑफ इंडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो 1880s में आपका रेलवेज ऑफ इंडिया आया था। द रेलवेज अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द टू इम्पोर्टेंट वेज। दो इम्पोर्टेंट वेज हैं जिसकी वजह से रेलवेज ऑफ इंडिया ने इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया था। रेलवेज अनेबल पीपल टू अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। मेन कह सकते हैं कि रेलवे का एक ये बेनिफिट था कि जहाँ पर अपने को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था तो वहाँ पर अपने को थोड़ा इजीली हो गया, कुछ बेनिफिट्स मिले थे किसके, रेलवे से, है ना। It broke the geographical and the cultural barriers and promoted the national integration, यानी कि कहीं अपने को जाना होता था दूर तो भी अपन जा सकते थे, ठीक है। एक ये पॉइंट अच्छा था। फिर नेक्स्ट है इट एनहेंस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली इफेक्ट द कंपेरेटिव सेल्फ सफिशिएंट ऑफ विलेज इकोनॉमिक इन इंडिया, यानी कि जब रेलवेज आ गई थी तो कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप हुआ था, तो जो कह सकते हैं कि जो फार्मर्स थे वो भी अपने जो क्रॉप्स थे उनको दूर दूर तक डिस्टेंसिंग में सेल आउट कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये कुछ दो अच्छी चीज़ें थी। रेलवेज ऑल्सो प्रमोट द फॉरेन ट्रेड, यहाँ से फॉरेन ट्रेड भी प्रमोट हुआ। वो एक अलग बात है कि ज़्यादा बेनिफिट उनको फॉरेनर्स को यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला, बट हाँ फॉरेन ट्रेड भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट अफेक्ट हुआ था और अच्छा चला था। नेक्स्ट बात करते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। कोई इतना बड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया था, खाली पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखना है कि उन्होंने एयर एंड वाटर में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, बट इतना कोई ज़्यादा नहीं था बेनिफिशियल, ठीक है। इसको रीड कर लेना। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन में एक ध्यान रखना कि एक पोस्टल सर्विसेज, इंट्रोड्यूशन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ एक इन्होंने लॉन्च किया था। इनका मेन मोटिव ये था कि इससे क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन रह सके, किसके, ब्रिटिशर्स के। और इसकी जो कॉस्ट थी, जो इसकी प्राइस थी, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि जो फार्मर्स थे, जो इंडियंस पीपल थे, वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। उसका मेन इंटेंशन यही था कि लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन रह सके, कहीं वॉर करवानी हो अपने को तो फटाफट से अपन इंफॉर्मेशन सेंड आउट कर सकें, ठीक है। तो ये ब्रिटिश अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ की जो कह सकते हैं कि जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। इसका मेन मोटिव ये था कि जैसे कि अभी के टाइम पे जैसे ईमेल्स हैं, ठीक है, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उस टाइम से ये भी एक वर्क करता था, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है, इसको और अच्छे से रीड आउट कर लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपको मेरे नंबर दिख रहे होंगे, आपको दिलीप सिंह असोला यूट्यूब एजुकेटर 9462205541। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, 9462205541। बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स की अपने यहाँ पर क्लासेस रहती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो दोस्तों तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी उदयपुर में रहती है, तो जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होता है। अगर आपने दोस्तों ये नोट्स पढ़ लिए और इनको अच्छे से रीड आउट कर लिया 2 to 3 टाइम्स, और आपने अगर एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली तो इट्स सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, हाफ ईयरलीज और टेस्ट सीरीज, सबके लिए इट्स सफिशिएंट। सारी चीज़ें कवर आउट है। अब 2 मिनट फटाफट रिकेप कर लेते हैं कि सर मेन चीज़ें क्या हैं, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से आपको वापस रिकेप करवाना चाह रहा हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहेगा।
मेन चीज़ क्या थी कि सबसे पहले बात की थी अपने की जो प्रॉस्पेरस क्या होता है, एग्रीन क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है आपके एग्जाम्स में। नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी, किसका सिग्निफिकेंट माना गया। एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से करके जाना दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फॉरेन ट्रेड में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट तो भी देखकर जाना। डेमोग्राफिक कंडीशन से अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होती है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ के जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाना, और रेलवेज का क्वेश्चंस आता है। तो ये मैंने आपको बता दी है। और भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर PDF में हमको डाउट है, तो आप हमको एक्सप्लेन करना। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, तो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका जो भी आपका डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।